नमस्कार। आपका अखबार के रविवारी अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। भारतीय जनता पार्टी में 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले से और लोकसभा चुनाव के दौरान एक बेचैनी, एक कसमसाहट थी और उसके बाद जो 5-6 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए उससे उसमें थोड़ी कमी आई थी। लेकिन यूजीसी की गाइडलाइन के बाद जो मुद्दा उठा उससे ये बेचैनी और कसमसाहट दोनों बढ़ गई है। ये परिस्थिति ऐसी बनी है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीनों को चिंतित होना चाहिए। परिस्थिति चिंताजनक है और इसका उपाय, इसको ठीक करने की कोशिश अभी से शुरू नहीं हुई तो इसका बड़ा नुकसान हो सकता है। होगा कि नहीं भविष्य के बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन आसार ऐसे दिख रहे हैं कि अभी पानी नाक के ऊपर नहीं गया है, लेकिन नहीं जाएगा ये बात कही नहीं जा सकती विश्वासपूर्वक। इन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी बात यह है कि उसका कोई विकल्प नहीं है। देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी ने अपने को हंसी का पात्र बना लिया है। अब उनको देश में कोई गंभीरता से लेता नहीं है। कितने कांग्रेसी उनको गंभीरता से लेते हैं इस पर भी शक है, लेकिन चूंकि वो दूसरी पार्टी हैं, दो ही पार्टियां राष्ट्रीय राजनीति में दौड़ में हैं, तो दूसरे नंबर पर बने रहेंगे। लेकिन पहले नंबर पर आने की उनकी कोई संभावना दिखती नहीं। भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी का लाभ उठा पाने की स्थिति में कांग्रेस पार्टी नहीं है, क्योंकि उसके पास न तो नेतृत्व है, न नीति है और न संगठन है। देखिए, किसी पार्टी से, किसी नेता से, किसी सरकार से नाराज़गी हो तो वो नाराज़गी परिणाम में तब बदलती है जब उसका कोई फ़ायदा उठाने वाला हो, उसका लाभ उठाने वाला हो। कांग्रेस उस हालत में नहीं है। कांग्रेस जिस हालत में है, राहुल गांधी जैसे उसको चला रहे हैं, वो धीरे धीरे जो है एक नॉन सीरियस पार्टी बनती जा रही है। अब कांग्रेस का भाग्य अच्छा ये है कि कोई तीसरी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, इसलिए वो नंबर 2 पर बने रहेंगे। लेकिन कांग्रेस और उसके नेताओं की करनी की वजह से कांग्रेस नंबर 2 पर बनी हुई है, ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को बहुत खुश हो जाना चाहिए। देखिए, दो स्थितियां होती हैं। एक होता है असंतोष। असंतोष शुरू होता है और उसकी अंतिम परिणति होती है गुस्से में। और जब गुस्सा आता है व्यक्ति को तो सबसे पहले उसका विवेक उसका साथ छोड़ देता है। फिर वो अच्छा बुरा नहीं देखता, वो भविष्य नहीं देखता अपना। उसके मन में होता है कि किसी तरह से मुझे ये अपना गुस्सा निकालना है। जिससे गुस्सा है उस पर निकलता है गुस्सा, बाद में भले ही पछताना पड़े, लेकिन उस समय तो गुस्सा निकलता ही है। तो अभी ये स्थिति नहीं आई है कि लोगों के मन में गुस्सा आ गया हो। असंतोष तो जरूर दिखाई दे रहा है, नाराजगी दिखाई दे रही है, लेकिन मैं मानता हूं कि उससे बड़ा खतरा है जो 2024 में थोड़े पैमाने पर दिखाई दिया। मतदाता का, समर्थकों का उदासीन हो जाना। 2024 का चुनाव मैं आज भी मानता हूं कि वो भाजपा की लहर का चुनाव था और वो जो 400 का लक्ष्य था वो आसानी से पूरा हो सकता था। लेकिन भाजपा के कई नेताओं का अहंकार, संगठन की शिथिलता और मतदाता की उदासीनता और टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में जो घपले घोटाले हुए, इन सब के कारण जो है भाजपा 240 पर रुक गई और कांग्रेस 99 पर पहुंच गई। तो वर्तमान परिस्थिति में इस बात का खतरा बढ़ रहा है कि भाजपा का समर्थक उदासीन हो जाए। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अब 2024 में मतदाता उदासीन क्यों हुआ, कार्यकर्ता शिथिल क्यों हुआ, सबको पता है। केवल 240 सीटों पर पार्टी नहीं रुक गई। वाराणसी जो प्रधानमंत्री का निर्वाचन क्षेत्र है, वहां प्रधानमंत्री के वोट कम हो गए। सबको भाजपा में नीचे से ऊपर तक पता है कि ये क्यों हुआ, किन लोगों के कारण हुआ और किन वजहों से हुआ। लेकिन इसके बाद भी किसी को उसके लिए जवाबदेह नहीं ठहराया गया। मतलब दोषी पता है। ये उस तरह से है कि अदालत जो है तय कर दे कि फला व्यक्ति दोषी है, लेकिन सज़ा न सुनाए। तो जब तक सज़ा न सुनाई जाए तब तक न्याय अधूरा होता है।
और न्याय जब अधूरा होता है तो उससे अन्याय को प्रोत्साहन मिलता है, कानून तोड़ने वाले को प्रोत्साहन मिलता है। वही भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है। इस बात की बड़ी निर्मम समीक्षा और उसके बाद उसके परिणाम स्वरूप जो लोग जिम्मेदार हैं उनकी जवाबदेही तय करके उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई। तो इसका संदेश ये गया कि अगर प्रधानमंत्री के चुनाव क्षेत्र में भी आप इस तरह से कर सकते हैं तो आप बचे रह सकते हैं, बने रह सकते हैं, तो बाकी लोगों की तो कोई गिनती ही नहीं है। वाराणसी में अपने चुनाव क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभूतपूर्व विकास का काम किया है। 10-11 सालों में जो हुआ है उसकी आज से 2014 से पहले उसकी कल्पना भी नहीं कोई कर सकता था। इस तरह का काम हुआ है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर के जितने प्रोजेक्ट आए हैं उन सबको देख लीजिए। और उस वाराणसी के विकास में उदाहरण है, एक मॉडल है विकास का, जहां विकास भी है, विरासत भी है। इसके बावजूद प्रधानमंत्री का वोट घट क्यों गया? भाजपा इसका जवाब क्यों नहीं खोज रही है? इस सवाल का जवाब खोजे बिना आगे का रास्ता नहीं मिलने वाला है। अगर इस सवाल का जवाब नहीं खोजा गया और उसका पर्याप्त जो है आकलन करके उस हिसाब से निर्णय नहीं लिया गया तो आगे भी ऐसा होने की आशंका बनी रहेगी। अब इस बीच में यूजीसी की गाइडलाइंस आ गई। किस दिमाग की उपज है? मुझे तो लगता है कि जिसने भी किया वो भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा दुश्मन है। इस एक काम से भाजपा का जितना बड़ा नुकसान हुआ है, और पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इमेज को ठेस पहुंची है। और पहली बार जब मैं कह रहा हूं तो 2001 अक्टूबर से लेकर अब तक की बात कर रहा हूं। जब वो मुख्यमंत्री थे तब से लेकर प्रधानमंत्री तक की यात्रा की बात कर रहा हूं। पहली बार उनकी छवि को ठेस पहुंची है। पहली बार उनके प्रति विश्वास में कमी आई है। उनके प्रति विश्वास मेरा मानना है कि खत्म नहीं हुआ है, लेकिन एक संदेह के बीज का बीजारोपण हो गया है। वो ऐसा नहीं है कि इसी एक कदम से हुआ, वो धीरे धीरे जो है धीमी आंच पर ये असंतोष पनप रहा था। लेकिन बार बार लोग प्रधानमंत्री को, भारतीय जनता पार्टी को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे थे, संदेह का लाभ दे रहे थे कि प्रधानमंत्री हैं, सरकार चलानी है, विदेश नीति चलानी है, दूसरे देशों से संबंध बनाना है, इसलिए बहुत से समझौते करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो चाहते हैं सब अपने मन का कर पाएं। कई बार आप करना चाहते हैं फिर भी नहीं कर पाते, इस तरह की मजबूरियां होती हैं। लोग उसको समझते हैं, उसको मानते हैं। ऐसा नहीं है कि लोगों की जिद ये है कि वही कीजिए जो हम चाहते हैं। लेकिन मुख्य सवाल यह है कि लक्ष्य क्या है। तो सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लोग चाहते क्या हैं? इस असंतोष, इस कसमसाहट, इस उदासीनता, इन सब के बीच प्रधानमंत्री से क्या अपेक्षा है? प्रधानमंत्री से भाजपा के समर्थकों की, कार्यकर्ताओं की एक ही अपेक्षा है, जो सनातन को मानने वाले हैं। आपको अंतर करके देखना पड़ेगा। भाजपा के जो समर्थक हैं उनके अलावा अलग से मोदी के समर्थक हैं। मोदी एडिशनल वोट लेकर आते हैं, भाजपा के वोट से ज़्यादा वोट लेकर आते हैं। यानी पार्टी के लिए वो कुछ जोड़ते हैं, केवल वोट के टर्म्स में बात कर रहा हूँ। और वो अपनी छवि के कारण और उनमें जो लोगों का विश्वास है उसके कारण जोड़ते हैं। तो फिर सवाल ये है कि समस्या क्या है? समस्या ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सनातन को जगाने का जो अभियान चलाया, सनातन जागने लगा है, वो अपने अधिकार समझने लगा है, वो अपने दुश्मनों की पहचान करने लगा है, उसमें इतिहास बोध आने लगा है, उसमें शत्रु बोध आने लगा है। तो आज का जो सनातन का समर्थक है भाजपा और मोदी का, वो 2002 वाले नरेंद्र मोदी को खोज रहा है, मोदी में मोदी को खोज रहा है। उसे लग रहा है कि जिस मोदी को हमने अपने सर माथे पर बिठाया, आगे बढ़ाया, आंख बंद करके विश्वास किया, वो आज के मोदी में वो मोदी हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये आप कह सकते हैं कि उनकी अपेक्षा वास्तविकता से ज़्यादा है।
लेकिन किसी की अपेक्षा पर आप कोई जो है प्रतिबंध या उसकी सीमा नहीं तय कर सकते। नेता को ये संतुलन हमेशा स्थापित करना पड़ता है, नेता को हमेशा तलवार की धार पर चलना पड़ता है कि उसके समर्थकों की जो अपेक्षा है और उसकी जो परफॉर्मेंस है उसमें एक संतुलन बना रहे। दोनों में जब अनुपात का अंतर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो समस्या बढ़ जाती है। एक सीमा होती है जहां तक समर्थक छूट देने को तैयार होता है नेता को, वो सीमा पार होते ही, वो थ्रेशोल्ड पार होते ही उसके मन में तमाम तरह की आशंकाएं जन्म लेने लगती है। यहीं से गाड़ी के पटरी से उतरने की आशंका बढ़ जाती है। तो अभी मेरा मानना है कि सब बिगड़ा नहीं है, अभी जो परिस्थिति है उसको सुधारा जा सकता है। पहला प्रश्न ये है कि जो गलतियां हुई हैं उनको स्वीकार करने का, कि ये गलत हो गया, ये नहीं होना चाहिए था। दूसरा कदम, जिन लोगों की वजह से ये हुआ उनको कटघरे में खड़ा करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं कि हमको देश को औपनिवेशिक जो मानसिकता है उससे मुक्ति दिलानी है, उससे बाहर निकलना है। लेकिन प्रधानमंत्री जी, आपकी पार्टी और आपकी सरकार में ऐसे लोगों की संख्या कम नहीं है जो उसी औपनिवेशिक मानसिकता से ग्रस्त हैं। ऐसे लोगों की भी संख्या कम नहीं है जो छद्म धर्मनिरपेक्षता को मानते हैं और जो लेफ्ट इकोसिस्टम है उसके विचारों से सहमत है। इसमें सबसे बड़ी संख्या तो ब्यूरोक्रेसी में है, उसके बाद मंत्रिमंडल में है, उसके बाद नेताओं और कार्यकर्ताओं में है। तो सवाल है कि होना क्या चाहिए। तो पहली ज़रूरत है ऐसे लोगों की पहचान, और उसके बाद इनके साथ क्या करना है वो तो नेतृत्व और पार्टी का संगठन तय करेगा। लेकिन अगर मैं कहता हूं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी, बाकी लोगों को छोड़ दीजिए, समर्थकों को छोड़ दीजिए एक मिनट के लिए, अपने कार्यकर्ताओं और स्वयंसेवकों से पूछकर देखिए उनके मन में सरकार के प्रति, पार्टी के प्रति और वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति के बारे में उनकी क्या राय है। आपको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक छोड़िए, पदाधिकारी ऐसे मिल जाएंगे और उनका बहुमत होगा जो संतुष्ट नहीं है, जिनको बहुत शिकायतें हैं, लेकिन कोई बोल नहीं रहा है। और सबसे खतरनाक होता है डेमोक्रेसी में जब लोग बोलना बंद कर देते हैं, जब अपनी बात कहने से हिचकने लगते हैं। तो ये होता ये है कि फिर उससे सच्चाई सामने नहीं आती। सामने पड़ने पर लोग अच्छा अच्छा बोलते हैं, पीछे बताते हैं कि वास्तविकता क्या है। तो ऐसे लोगों की ज़रूरत है नेतृत्व को जो उनके सामने कड़वी बातें बोल सकें, उनको बता सकें कि समस्या कहाँ है, किस जोर से है और किस वजह से है। प्रशंसा करने वाले ये आपको कभी नहीं बता पाएंगे। इसीलिए कबीर ने ऐसे ही नहीं कह दिया था कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। लेकिन आजकल निंदक भी मुश्किल से मिलते हैं। बाजार में भरमार है घृणा करने वालों की, नफरत करने वालों की। वो निंदा या आलोचना करने नहीं आते, वो पहले से तय करके आते हैं कि हमको गाली देना है। तो ये गाली देने वाले भी उतने ही खतरनाक हैं जो सच्चाई को छुपाने वाले हैं। दोनों घातक हैं। नेतृत्व तक जब तक ज़मीनी हकीकत, ज़मीनी सच्चाई नहीं पहुंचेगी, नेतृत्व का फैसला गलत होने की आशंका बनी रहेगी। इसलिए नेतृत्व का सबसे बड़ा गुण यही होता है कि उसके पास जानकारी के बहुत सारे माध्यम होने चाहिए। प्रधानमंत्री, और फिर कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी, तीनों को ये समझना पड़ेगा, ऐसे लोगों की पहचान करनी पड़ेगी जो जिस डाल पे बैठे हैं उसी को काट रहे हैं।
सरकार के खिलाफ, संगठन के खिलाफ, नेतृत्व के खिलाफ, और मैं कह रहा हूं देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों की पहचान करके जब तक उनको निर्णय लेने की प्रक्रिया से बाहर नहीं किया जाएगा, तब तक स्थिति में सुधार नहीं आने वाला। कोई विरोध करे, कोई असंतोष जताए, उसको अपना दुश्मन मान लेना, ये रेसिपी है अपनी बर्बादी की। ये सोचना तो चाहिए कि जो कल तक समर्थक था हमारा, आज विरोधी क्यों हो गया। तो ऐसे लोगों से बात करने की ज़रूरत है, उनको समझाने की ज़रूरत है। या तो आप बताइए कि आपकी मजबूरी क्या है, उनको समझाइए। दो ही तरीके होते हैं, संवाद के दो ही तरीके होते हैं। या तो आप अपनी बात समझा दीजिए या सामने वाले की बात समझ लीजिए और उसके अनुसार फैसला कीजिए। लेकिन अगर ऐसी स्थिति आ जाएगी कि ना आप अपनी बात समझा पाएँ और ना सामने वाले की बात समझ पाएँ, तो समझिए कि आप सही रास्ते पर नहीं हैं। मैं ये बात किसी व्यक्ति के बारे में नहीं कह रहा हूँ, मैं पूरी व्यवस्था के बारे में कह रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि ये सारी समस्या केवल शीर्ष नेतृत्व पर है, हर लेवल पर है, हर स्तर पर है। संगठन के ही लोगों से, जो लोग पार्टी के मुख्यालय में बैठते हैं, भाजपा के अलग अलग सेल और दूसरे प्रकोष्ठों या दूसरे ऐसे इकाइयों के पदाधिकारी हैं, उनसे कितनी बार राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बुलाकर पूछा कि समस्या क्या है, वो सोचते क्या हैं। जिन राज्यों में संगठन पंगु हो गया है, काम ही नहीं कर रहा है, उसके बारे में कौन सोचेगा। तो जब भी आपके खिलाफ नैरेटिव बनेगा, अगर आपका संगठन सक्रिय नहीं होगा तो नैरेटिव आपके खिलाफ हमेशा जाएगा। उस नैरेटिव को आप अपने काम से उसकी भरपाई नहीं कर सकते। इसका सबसे बड़ा उदाहरण प्रधानमंत्री का अपना चुनाव क्षेत्र वाराणसी है। ऐसे किसी काम की आप कल्पना नहीं कर सकते जिसको मोदी ने वहां पर कराया ना हो। और मैं मानता हूं कि ये सबसे बड़ा उदाहरण था पार्टी के और सरकार के सिस्टम को ठीक करने का, कि क्यों ऐसा होने दिया गया और कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। जब तक दोषियों को, फिर कह रहा हूं, दोषियों को सजा नहीं सुनाई जाती, ये अदालत भी मानती है, न्याय प्रणाली भी मानती है कि अगर कोई दोषी पाया गया है तो उसको सजा दी जाएगी। लेकिन अगर आप नई न्याय प्रणाली बनाएंगे कि दोषी पाया गया है, ये साबित हो जाए, उसके बाद भी सजा नहीं दी जाएगी, तो आप दरअसल, फिर कह रहा हूं, कि ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं, प्रोत्साहन दे रहे हैं जो गलती करने को तैयार हैं, अपराध करने को तैयार हैं। उनको मालूम है कि दोष सिद्ध हो गया तब भी हमारा कुछ नहीं होगा। और ऐसे लोग सबसे ज़्यादा घातक होते हैं। और वो कितने घातक है इसका पता तब चलता है जब हवा आपके खिलाफ बह रही हो, तब ये लोग खुलकर जो है आपके खिलाफ खड़े होते हैं। तो प्रश्न इतना ही है, गलती हो तो मानिए, गलत हुआ है तो उसको स्वीकार कीजिए। जिसने गलत किया है उससे सवाल जवाब हो, जवाबदेही तय हो, दोष सिद्ध हो तो फिर सजा भी तय हो। जब तक ये व्यवस्था नहीं बनेगी, नीचे से ऊपर तक कह रहा हूं मैं, तब तक स्थिति में सुधार नहीं आने वाला। चुनाव पर चुनाव जीत लेना ये अलग विधा है और अलग मामला है। लेकिन अगर चुनाव जीतने के बाद भी संगठन कमज़ोर हो रहा है, वैचारिक शक्ति कमज़ोर हो रही है, वैचारिक प्रतिबद्धता कमज़ोर हो रही है, तो ये भविष्य के लिए अच्छा संकेत नहीं है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।